हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम अपना मगध साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किए थे 4 वंशों को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा आता है मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले हमारा एक और टॉपिक होता है, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य से पहले हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, इसको क्लियर करना पड़ता है। अब तक हमने पढ़ा है वृद्धरथ वंश को किया, उसके बाद हर्यक वंश को, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश को कंप्लीट किया। नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद, जिसके टाइम पे सिकंदर महान अलेक्जेंडर का आक्रमण का हमें पता चलता है या हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन उसके आक्रमण से पहले भी हमें और कुछ आक्रमणों का पता चलता है और कुछ आक्रमणों के बारे में हमें देखने को मिलता है। ये आक्रमण भारत पर किस वजह से होते हैं, अगर देखा जाए मेन पॉइंट पर अगर बात की जाए, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका होता है, जो सभी आक्रमण हमें अब एंशियंट टाइम में लगा लो या मिडिवल टाइम तक देखो, वो सभी आक्रमण हमें उत्तर पश्चिमी इलाकों में से ही देखने को मिलते हैं। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए हैं या जिन्होंने प्रवेश किया है, वो उत्तर पश्चिमी इलाकों से ही भारत में प्रवेश किया है। क्योंकि उत्तर पूर्वी इलाकों में क्या है, हमारा मगध जैसा विशाल साम्राज्य है, ऊपर हिमालय पर्वत है, तो उसको पार करना किसी के लिए आसान नहीं, ईजिली पार नहीं किया जा सकता। अगर साउथ में बात की जाए तो अरब सागर और एक दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो उनको भी यानी एक तरह से जलीय मार्ग है। तो उस टाइम पे जल मार्ग की सुविधा नहीं थी, जल सेना नहीं होती थी, तो उसको भी पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। और दूसरा क्या बचा, अब एक ही इलाका बचा, उत्तर पश्चिमी इलाका। भारत में अगर कोई प्रवेश करेगा तो वो इलाका सबसे आसान था सभी के लिए। जो विदेशों से जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उत्तर पश्चिमी इलाका उन्होंने भारत में ईजी लगता था, आसान था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक तरह से ना तो कोई विशाल साम्राज्य था, एक तरह से जो वो उत्तर पश्चिमी इलाका था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वहाँ पर एक राजा का शासक नहीं था, अलग अलग राजा करते थे। तो देखे तो एक विशाल साम्राज्य नहीं था, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की मजबूत नहीं थी। उत्तर पश्चिमी इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो वहीं से क्या होते हैं ईरानी आक्रमण और वहीं से यूनानी आक्रमण, जो सिकंदर महान प्रवेश करते वो इन्हीं इलाकों से। अब मिडिवल टाइम में अगर बात करेंगे मुगलों की, तो वो सभी उत्तर पश्चिमी इलाकों से ही भारत में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ये इलाका है, जो उत्तर पश्चिमी इलाका जो है इंडिया का, वो सुरक्षित नहीं था, वो विदेशियों के लिए आसान था। क्योंकि वहाँ पर एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था वहाँ का। तो इसी बात का फायदा विदेशियों ने उठाया और इसी के द्वारा भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो सिकंदर से पहले यानी यूनान आक्रमण से पहले हमें ईरानी आक्रमण का भी ईरानी आक्रमण को पढ़ना होता है। उससे पहले ईरान के द्वारा आक्रमण किया जाता है भारत पर, जो हमें देखने को मिलता है ईरानी आक्रमण। तो अब हम करते हैं ईरानी आक्रमण। जो ईरानी आक्रमण है, जब ईरान के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत पर, तो उस समय ईरान में हखमनी वंश का शासन था। ईरान में हखमनी वंश का शासन चल रहा था। इस वंश का शासक कौन था, साइरस। इस वंश का जो शासन चला रहा था, वहाँ का शासक था साइरस नाम का व्यक्ति था, साइरस, जिसने 558 बीसी से 530 बीसी तक शासन किया था। शासक साइरस ने, ऐसा माना जाता है कि साइरस ने भारत में प्रवेश किया था, लेकिन भारत की सीमा को टच करके एक तरह से भारत की सीमा से ही वो वापस लौट गया था। ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है सोर्सेज के द्वारा। साइरस तो एक तरह से देखे तो साइरस को सफलता प्राप्त नहीं हुई, भारत में प्रवेश करने के लिए साइरस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगर फिर दूसरी बात की जाए, ये इसी का पुत्र होता है जो दूसरी सफलता या प्रथम सफलता हम जिसको बोलेंगे, क्योंकि साइरस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर प्रथम सफलता जिसको प्राप्त हुई भारत में प्रवेश करने की, यानी भारत पर आक्रमण करने की, जिसको हम बात करें तो वो होता है डेरियस प्रथम। ये इसी का पुत्र होता है, साइरस का पुत्र होता है डेरियस प्रथम, जिसको भारतीय इतिहास में दारा प्रथम के नाम से हम जानते हैं। दारा प्रथम को हुई यानी ईरानी आक्रमण, जिसको प्रथम सफलता हुई भारत पर, वो कौन होता है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जिसको भारतीय इतिहास में बोलते हैं। और इसने 518 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। 518 बीसी में इसने भारत पर आक्रमण किया डेरियस प्रथम के द्वारा। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि वह प्रथम आक्रमणकारी जिसको भारत पर सफलता प्राप्त हुई, भारत में प्रवेश करने की या जिसको विजय प्राप्त हुई, तो वो कौन है, तो वो आएगा हमारा दारा प्रथम बोलेंगे हम, तो वो है दारा प्रथम। इसने 518 बीसी में भारत पर
आक्रमण किया था दारा प्रथम ने। अब इस आक्रमण के द्वारा, ये जो आक्रमण हुआ था ईरान के द्वारा, तो एक तरह से हमें इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। इस आक्रमणकारी ये जो हुआ था, यानी ईरान से यानी आक्रमणकारी हो रहे थे, साइरस आया था, ये भारतीय सीमा से वापस लौट गया था। इसके बाद डेरियस प्रथम आता है, फिर इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी एक तरह से होंगे वो भी आते हैं 1-2। तो इनका हमें प्रभाव क्या देखने को मिलता है ईरानी आक्रमण का। लेकिन मेन जो होता है वो डेरियस प्रथम ही होता है, दारा प्रथम ही होता है ईरानी आक्रमणकारी में। ये जो ईरानी आक्रमणकारी है, ईरान में क्या होता है, सा वर्ड का यूज करना, मतलब सा वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो इनको ईरान में इनको पता चलता है कि भारत जो है, भारत में एक सिंधु नदी के किनारे विशाल साम्राज्य स्थापित होता है, सिंधु नदी के। तो यही ईरानी क्या करते हैं, सिंधु को इंदु नदी से नाम के नाम से बोलते हैं, और इसी इंदु के नाम से हमें हिंदुस्तानी कहलाए बाद में जाकर, क्योंकि इसमें सा वर्ड का यूज नहीं किया जाता है ईरानी शैली में या ईरान में। तो इसी की वजह से हम बाद में हिंदुस्तानी कहलाए हैं। फिर ईरानी आक्रमण का हम प्रभाव देखते हैं। मेन पॉइंट है ईरानी आक्रमण के हमें प्रभाव क्या देखने को मिले। ईरानी आक्रमण के हमें प्रभाव क्या देखने को मिले। सबसे फर्स्ट है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। देखो ईरान से विदेशी व्यक्ति आ रहे हैं, इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, फिर इंडिया से भी वो हो रहे हैं। तो एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है, इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया से जा रहे हैं, तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन होता है। तो ट्रेड शुरू हो जाता है, ईरान और भारत के बीच विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। फिर क्या होता है, दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, खरोष्टी लिपि का प्रचार। ईरान में उस टाइम पे जो लिपि होती है वो ईरान की लिपि होती है अरमाइक लिपि। तो उस अरमाइक लिपि के द्वारा क्या होता है, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार होता है। उसी अरमाइक लिपि के द्वारा ही भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार होता है। या तो यानी ईरानियों के द्वारा खरोष्टी लिपि का प्रचार किया गया भारत में, ईरानियों के द्वारा ही भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किया गया। ये खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। बाद में अगर हम देखेंगे अशोक के अभिलेख हैं, वो हमें कौन सी लिपि में मिलते हैं, वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये खरोष्टी लिपि किसके द्वारा भारत में एक तरह से लाई गई या इसका प्रचार प्रसार किया गया, तो वो ईरानियों के द्वारा किया गया। ईरान के द्वारा, ईरान की जो लिपि थी उस अरमाइक लिपि थी, उसी के से प्रभावित होकर, उसी से ही प्रेरणा एक तरह से लेकर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किया गया। तो भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किसके द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने शुरू किए। उस टाइम पे ईरान में क्या था, साइरस के द्वारा या फिर डेरियस प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, अभिलेख लिखवाए जाते थे। और उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से प्रभावित होकर क्या किया, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो इन्हीं से प्रेरणा लेकर लिखवाए। इन्हीं को देखकर अशोक ने क्या किया, अभिलेख लिखवाने शुरू किए। तो अशोक ने, ये क्वेश्चन भी बचा था, अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाने शुरू किए, तो दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर। यानी जो ईरान में उस टाइम पे दारा प्रथम शासन कर रहा था, साइरस था उसके पिता का नाम, उस आखमनी वंश का शासन था, तो उनके द्वारा क्या किया जाते थे, अभिलेख लिखवाए जाते थे। तो उन्हीं से प्रभावित होकर क्या किया था, अशोक ने अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे। तो ये थे ईरानी आक्रमण। आखमनी वंश का उस टाइम पे शासन होता है, जिस टाइम पर प्रथम बार भारत पर आक्रमण होता है, वहाँ का शासक होता है साइरस और उसका पुत्र होता है डेरियस प्रथम, जिसको भारतीय इतिहास में बोलते हैं दारा प्रथम। उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। और फिर ईरानी आक्रमण का हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है, विदेशी व्यापार को हमें प्रोत्साहन देखने को मिलता है। खरोष्टी लिपि का प्रचार होता है भारत में, जो लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। दारा प्रथम से, उसी से प्रभावित होकर क्या किया था, अशोक ने अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे प्रथम बार या पहली बार। इसके बाद आते हैं हमारे यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण के बाद कौन सा आक्रमण होता है भारत पर, यूनानी आक्रमण। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनानी आक्रमण। फर्स्ट अब देखा हमने, सेकंड है यूनानी आक्रमण। फर्स्ट हमने किया ईरानी आक्रमण। जब ईरानी आक्रमण भारत पर होता है, ईरानी विदेशी यात्री जो भारत से आते हैं और वापस जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या हुआ, यूनानी या ग्रीक वासियों को क्या पता चला, उन्हें भारत का पता चला कि यानी ईरान के वे विदेशी व्यक्ति भारत में जा रहे हैं, वहाँ से आक्रमण करके या कैसे और जीत कर जो भी हार कर या वापस वो आ रहे हैं, तो उनका यूनान या ग्रीक वासियों को भी इसका पता लगा। उनको भी ये पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इंडस हमारी जो सिंधु नदी है, उसका यूनानी भाषा में उन्होंने इसको बोला इंडस। उसका पता चला कि इंडस नदी है,
इंडिया में उसी के किनारे एक तरह से मगध साम्राज्य जो बसा हुआ है वो है उसी के चारों ओर। इंडस है भारत में, इंडस नदी है, तो उसी इंडस से हम बाद में क्या कहलाए, हम इंडियन कहलाए। तो यूनानियों के द्वारा इंडस नाम दिया गया सिंधु नदी को, और उसी के द्वारा हम क्या कहलाए, बाद में आगे चलकर इंडियन कहलाए। तो उसका इन्हें पता चला। फिर इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी भारत को विजित करने की सोची, भारत पर आक्रमण करने की सोची, ईरानियों से प्रभावित होकर ही यूनानियों ने। फिर यूनान के द्वारा जो सब प्रथम बार जो आक्रमण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूनानी जब भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय मकदूनिया स्थान है उस टाइम पे सॉरी यूनान में मकदूनिया नामक स्थान होता है, मकदूनिया, और वहाँ का शासक होता है फिलिप। वहाँ का शासक कौन होता है, फिलिप, और उसी का पुत्र होता है सिकंदर महान, जिसको हम बोलते हैं भारतीय इतिहास में या अलेक्जेंडर के नाम से हम जानते हैं। सिकंदर महान भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। सिकंदर महान जब गद्दी पर बैठता है तो इसकी आयु सिर्फ 19 वर्ष की होती है, सॉरी 20 वर्ष की आयु में सिकंदर महान गद्दी पर बैठता है, और उसी टाइम पे ये भारत को विजित करने की सोचता है। उसी टाइम पे ये भारतीय क्षेत्र यानी एक तरह से भारत, पूरे भारत को विजित करने की योजना बनाता है। इसके मन में भारत को जीतने की इच्छा प्रकट होती है। तो ये क्या करता है, सिकंदर महान ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और अपनी सेना के द्वारा भारत पर आक्रमण करने या भारत में प्रवेश करने का रास्ता शुरू करता है। तो सिकंदर क्या करता है, काबुल, कांधार, हेरात को होते हुए अपनी सेना के साथ कश्मीर में प्रवेश करता है। कश्मीर में प्रवेश कर जाता है। ये वही इलाका हो गया उत्तर पश्चिमी इलाकों, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं वो सभी उत्तर पश्चिमी इलाकों से ही भारत में उन्होंने प्रवेश किया है। तो कश्मीर में प्रवेश करता है। कश्मीर में कौन से, वितस्ता नदी के किनारे, वितस्ता नदी है, झेलम, झेलम किसका पुराना नाम है, वितस्ता नदी। झेलम को पुराने किस नाम से जानते हैं, तो वितस्ता नदी है। तो उस टाइम पे वितस्ता नदी बोलते थे इसको। तो उस टाइम पे जितने भी, अब बीच में ये सिकंदर भारत में जब आक्रमण करता है तो बीच में जितने भी जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो क्या करते हैं, सभी सिकंदर के सामने सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, सिवाय एक शासक के। और सभी जितने भी राजा होते हैं वो सिकंदर के सामने सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसका साथ देते हैं भारत में आगे बढ़ने के लिए, उसको भारत में प्रवेश करने के लिए उसका साथ देते हैं, सिवाय एक राजा के, राजा पोरस के। ये क्या करता है, ये सिकंदर का साथ नहीं देता है और उससे युद्ध करने के लिए तैयार होता है, यानी उसका सामना करता है और उससे युद्ध करता है। और जहाँ पर युद्ध होता है, सिकंदर और पोरस का युद्ध हमें इतिहास में हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस भी है। सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है वितस्ता नदी के किनारे, यानी झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध होता है। और इस युद्ध को इतिहास में बोलते हैं हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से हम इतिहास में जानते हैं। और यह युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा पोरस की हार होती है, इस युद्ध में राजा पोरस की हार होती है, लेकिन फिर भी सिकंदर राजा पोरस की वीरता से इतना प्रभावित होता है कि उसके जीते हुए क्षेत्रों को भी, जीते हुए क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों को वापस लौटा देता है राजा पोरस को, और इसमें राजा पोरस की हत्या नहीं करता है सिकंदर। और इस युद्ध में राजा पोरस की हार होती है, लेकिन फिर भी उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसके 6 विजित क्षेत्रों को, थोड़े बहुत विजित क्षेत्र यानी कुछ क्षेत्रों को वापस कर देता है। फिर उसके बाद सिकंदर क्या करता है, जो सिकंदर की सेना होती है वो आगे व्यास नदी है हमारी, उससे आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। एक मानना ये भी है। फिर सेकंड ये मानते हैं कि सिकंदर उस टाइम, थोड़े टाइम के बाद बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे वापस अपने शहर लौटना पड़ता है। दूसरा कारण, उसकी सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, जिसके द्वारा सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। और फिर सिकंदर क्या करता है, यूनान के बेबीलोन शहर चला गया। यूनान में एक दूसरा शहर है बेबीलोन, सिकंदर वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर रहता है, शासन करता है। वहाँ पर 323 बीसी में जब उनकी मात्र आयु 33 वर्ष की होती है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर भारत में 19 वर्ष तक रहता है। सिकंदर भारत में 19 वर्ष तक रहता है, या 19 वर्ष तक सिकंदर भारत में रहा। एक तरह से 19 वर्ष वह युद्धों में रत रहा, अगर हम माने तो 19 वर्ष तक। ये क्वेश्चन भी आ जाए, सिकंदर भारत में कितने टाइम तक रहा, सिकंदर भारत में 19 वर्ष तक रहा था। फिर जो सिकंदर जब वापस लौटता है तो अपने विजित किए हुए क्षेत्रों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को देकर वापस लौटता है। उसका सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, जिसको हम देखेंगे आगे जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, तब हम उसमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो सिकंदर का जो सेनापति होता है वो क्या, सेल्यूकस निकेटर को अपने विजित किए हुए क्षेत्रों को सौंप कर वापस यूनान के बेबीलोन शहर में चला जाता है, और जहां पर 323 बीसी में और मात्र 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है।
सिकंदर के महान आक्रमण के द्वारा हमें एक तरह से उसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, या मेन काम जो होते हैं उसके हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो सिकंदर के द्वारा 2 शहरों की स्थापना की गई। सिकंदर के द्वारा कौन से 2 शहरों की स्थापना की? फर्स्ट विजयनगर, विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कौन से शहर की स्थापना की? विजयनगर, जिसको निकैया भी बोलते हैं इतिहास में। तो विजयनगर यानी विजय के उपलक्ष्य में कौन से शहर की स्थापना की? विजयनगर की। और सिकंदर का घोड़ा था, उसका नाम था बुकाफेला, और अपने इसी घोड़े के नाम पर उसने एक नया शहर बसाया, बुकाफेला, अपने घोड़े के नाम पर ही। जिस युद्ध में सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो जाती है और उसी घोड़े के नाम पर सिकंदर ने जो शहर बसाया उसका नाम था बुकाफेला। घोड़े के नाम पर ही उन्होंने इस शहर का यह शहर बसाया। और हमें क्या देखने को मिलता है इसका? यूनानी आक्रमण का प्रभाव, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित होती है। यूनानी और ईरानी आक्रमण से पहले हम क्या देखते हैं? भारत में राजनीतिक एकता नहीं होती है, यानी उत्तर पश्चिम इलाका होता है वो छोटे छोटे भागों में बटा होता है, छोटे छोटे अलग अलग राजा होते हैं वहाँ के, यानी राजनीतिक एकता नहीं होती है, उनमें कोई एक यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसके द्वारा ही भारत पर हमें आक्रमणकारियों के द्वारा भारत को आक्रमण का सामना करना पड़ा। और इस आक्रमण के, ईरानी और यूनानी आक्रमण के बाद क्या होता है? भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है, और यही राजनीतिक एकता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित की जाती है, जो पूरे भारत को विजित करके भारत में यूनिटी की स्थापना करता है। तो एक तरह से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है यूनानी आक्रमण के द्वारा, यानी सिकंदर महान के आक्रमण के बाद भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय सैन्य दुर्बलता को भी उजागर किया। सिकंदर ने जो भारत में युद्ध लड़े उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत की जो सैन्य दुर्बलता हमारे सामने आती है, उसको सैन्य दुर्बलता हमारे सामने उजागर होती है। उसके बाद भारतीय सैन्य जो सैन्य होते हैं उन्होंने अश्व सेना पर बल देना शुरू किया, उन्होंने अश्व सेना को प्रशिक्षित किया, अश्व सेना को रखना स्टार्ट किया। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय सैनिक की जो दुर्बलता है वो हमें कमजोरी हमारे सामने आती है। फिर नेक्स्ट है, भारत में गांधार शैली का विकास है। बौद्ध धर्म को जब हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म में हमें किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो गांधार शैली का। तो गांधार शैली का विकास कहाँ से होता है? यूनानियों से। यूनानियों के द्वारा ही भारत में किस शैली का विकास किया जाता है? गांधार शैली का विकास किया जाता है। तो यूनानियों के द्वारा ही भारत में गांधार शैली का विकास हो, जो कि हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव बौद्ध धर्म में कौन सी शैली हमें देखने को मिलते हैं? गांधार शैली। और जैन धर्म में हमें मथुरा शैली को देखने को मिलती है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट है, तिथि क्रम निश्चित हुआ। ये जितने भी अभी तक हमने अगर यूनानी आक्रमण हम देखें, जो सिकंदर है उसके द्वारा कब युद्ध किया गया? 326 ईस्वी में। उसकी मृत्यु होती है 323 बीसी में। जैसे एक तरह से अगर ये डेट देखी जाए, ये तिथि, ये यूनानी आक्रमण है, तो ये जो यूनान का जो इतिहास है, यूनान के जो इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा जो विवरण लिखे गए हैं उनके द्वारा ये डेट निश्चित की गई। तो तिथि क्रम निश्चित हुआ, इनके द्वारा ही भारत में तिथि क्रम निश्चित हुआ। तो भारत का जो आगे मौर्य साम्राज्य है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, जो भी आगे भारत का इतिहास होता है, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद का जितना भी इतिहास का, तो उसको तिथि क्रम यानी टाइम वाइज देखने में हमें आसानी हुई, भारत के इतिहास को भी पढ़ने में आसानी हुई इस यूनान के आक्रमण के द्वारा, सिकंदर महान के आक्रमण के द्वारा। क्योंकि इनका जो इतिहास का जो वर्णन किया गया था यूनान के इतिहास का, वो डेट वाइज किया गया, यानी तिथियों के अकॉर्डिंग किया गया था, और उन्हीं तिथियों के अकॉर्डिंग क्या हुआ, भारत के इतिहास को भी आगे लिखने में आसानी हुई। भारत के तिथि क्रम को एक तरह से समझने में हमें आसानी प्राप्त हुई। तो इन यूनान आक्रमण के द्वारा हम क्या करते हैं, भारत के इतिहास को आसानी से समझ लेते हैं, कितने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट अगर हमारा बनता है, इन सब के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, यानी हमारे पास सोर्सेज क्या है, ईरानी और जो यूनानी आक्रमण है, इनके द्वारा हमें पता कहाँ से चलता है। तो इनके द्वारा जब सिकंदर भारत में आता है तो उसके साथ निरियाकस, एरिस्टोबुलस एवं एनासिक्रिटिज ये नाम के विद्वान क्या होते हैं, भारत में आते हैं। सिकंदर मान के साथ ही ये तीनों विद्वान भारत में आते हैं, और इन्हीं विद्वानों के द्वारा भारत में वापस यूनान में जाकर जो इनके द्वारा विवरण लिखे गए थे, उनके द्वारा ही हमें यूनान के इतिहास के बारे में पता चलता है। और फिर उसी यूनान के इतिहास के द्वारा ही हम क्या करते हैं, भारत के इतिहास को समझते हैं, और उसी के द्वारा हमें इन आक्रमणकारियों के बारे में पता चलता है, और भारत के इतिहास को भी हमें जानने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। निरियाकस, अरिस्टोबुलस एवं एनासिक्रिटिज, इन्हीं विद्वानों ने क्या किया था,
इन्होंने क्या किया था, सिकंदर के ऊपर जीवनी लिखी थी और इनमें से फिर इन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी थी और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, यूनान के इतिहास को समझते हैं और भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलती है हमें। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें इनको पढ़ना होता है। विदेशी आक्रमण होते हैं ये मौर्य साम्राज्य से पहले घनानंद होता है, जो लास्ट नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है, उसके टाइम पे सिकंदर मान भारत में आता है। तो इसके लिए हमें पहले इनको पढ़ना होता है, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। अब आएगा हमारा मौर्य साम्राज्य, जो है कि बड़ा विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में एक तरह से राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अगर आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा और एक स्टोरी के द्वारा ये समझ भी गए होंगे कि पहले ईरान से कौन आता है और यूनान से कौन कौन आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।